जी, क्योंकि हम लोगों ने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया गया, हाथों में संविधान लहराया गया। उसके बाद अब बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया गया जो विधानसभा चुनाव हुए। आपको कितना इम्पैक्ट लग रहा है और क्या ये इसे रिपीट किया जा सकता है? क्या ये लाभकारी होगा आने वाले चुनाव के लिए? उन्नति दी, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, मैं तुलना करना चाहूंगा लोकसभा के चुनाव भाजपा ने कि अब की बार 400 पार, तो वो चुनाव में कोई ज्यादा उसका असर नहीं दिखा, क्योंकि 240 पे भाजपा सिमट के रह गई। और यही बात करें कि एक है तो सेफ है और यहाँ पर बटेंगे तो कटेंगे, ये वाला नारा ऐसा प्रतीत होता है कि ये इसने असर दिखाया अपना। क्योंकि देखिए, एक तरफ एक बात समझनी चाहिए कि भाजपा के पास सबसे बड़ी चुनौती, भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और यहाँ पर यह समझने की आवश्यकता है कि चुनौतियां भी बेशुमार है। क्योंकि यहाँ पर भाजपा के पास सबसे बड़ी बात है कि जो उनको सारे घटक दलों को एक साथ लेके चलना है। कोई ना कोई कारण है कि विपक्ष बार बार एक कटाक्ष करता है, बोलता है कि आप बैसाखियों के सहारे हैं। वो अलग बात है कि विपक्ष भूलता है कि आपके पास कितनी बैसाखी है। भाजपा तो 240 अपने दम पे लेके आए लोकसभा में, जबकि विपक्ष उतना नंबर मिल के नहीं जुटा पाए, लेकिन फिर भी बैसाखियों की बात करते हैं। लेकिन उसके पीछे भी एक वजह है। उसके पीछे वजह यह है कि आप कांग्रेस की बात करें, वो घटक दलों को साथ लेके चलने के लिए माहिर है, वो सबको एक साथ ले सकते हैं। और लेकिन वो बात भाजपा में नहीं है। यही कारण है कि विपक्ष उस इंतजार में बैठा है कि कब अंदर खाने से कुछ खबरें आए कि जब कुछ दरारें पड़ेंगी और उसका वो फायदा उठाए। ये कोई भी मौका छोड़ता नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल इससे छूता नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस। जिसको बैठे कुछ मौका मिले वो क्यों छोड़ना चाहेगा। और जैसे क्रिकेट में कहा जाता है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। तो राजनीति में भी कब क्या संभावना बन जाए, कौन किसकी तरफ रुख कर जाए, कौन कब हताश महसूस कर जाए और अपना साथ विड्रॉ कर जाए, तो ये तो देखिए सिर्फ समय बलवान है। इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि आपको जो अपने बाकी राजनीतिक दल हैं, जिनके आप सत्ता में काबिज हैं, आपको उनको अपने साथ रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने आपने काट लिए तो ठीक है, क्योंकि अभी सफर लंबा है, 5 साल आपने काटने हैं। दूसरी बात कि यहाँ पर चुनौती ये है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस। क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस ने एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाते हुए बहुत अच्छी मिसाल कायम करी, नजीर पेश करी, जिससे प्रेरणा लेनी चाहिए युवा नेताओं को कि जब एक बड़ा दिल दिखाते हुए उन्होंने एकनाथ शिंदे को, उन्होंने उस बात के लिए तैयार हो गए, रजामंदी दे दी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाया जाए जब की सीटें ज्यादा थी। तो यहाँ पर अब तो इस समय चुनावों के परिणाम ने बिल्कुल साबित कर दिया है कि कौन सही मायने में बाजीगर है। लेकिन वहां पर भी अभी ये पेच फंसा हुआ है, क्योंकि इसके पीछे वजह यह है कि यहाँ पर अगर एक संभावना मान के चलिए कि अगर यहाँ पर इनके जो घटक दल है वो अगर हताश हो जाते हैं या वो इस बात की रजामंदी नहीं देते, तो यहाँ पर सीधा असर केंद्र की सरकार में भी पड़ सकता है। तो कल को बाकी जो टीडीपी है, जेडीयू है, वो ये सोच सकते हैं कि जो हाल एनसीपी का हुआ है या शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का हुआ, तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सारे दलों को साथ लेना पड़ेगा। बोलना नहीं चाहिए कि 2014 और 2019 वाली स्थिति नहीं है, तब तो बहुमत मिला था भाजपा को। तो अब क्योंकि यहाँ पर आप बाकी सहयोगी दलों के सहारे हैं, तो यहाँ पर तमाम फैक्टर्स को भी साथ ले जाना पड़ेगा। और साथ साथ क्योंकि यहाँ पर सरकार की मंशा है कि देश को आगे बढ़ाए, प्रगति की राह को और तेज करे, हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, उस दौर को दोबारा लेके आए जब हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। और यहाँ पर अभी एक सपना जो संजो के बैठे हैं कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को तीसरे पटल पे लेके आना है। और साथ यहाँ पर चीन अपनी चुनौती बना के बैठा था। अब अलग बात है कि हमारी कूटनीति की जीत हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो डी एस्केलेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, तो वो भी एक अच्छा संकेत है कि इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का लोहा माना जा रहा है। वो दौर नहीं है, 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है। और हम भली भांति अपने दुश्मन के दांत खट्टा करना जानते हैं, उनको दिल दिखाना जानते हैं। तो यहाँ पर अभी तमाम ऐसी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। अच्छी बात है कि ये 2 राज्यों में, क्योंकि इन राज्यों की बड़ी अहमियत है और
खास तौर पे देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकलता है, ये भी जग जाहिर है। तो यहाँ पर 9 सीटों पे उपचुनाव हुए, 7 सीटों पे, 6 पे सपा ने, 1 ने आरएलडी और 2 पे सपा ने। तो ये भी बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि 2024 का लोकसभा का जो चुनाव था उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बात करें तो बड़ा निराशाजनक रहा, क्योंकि पहले के मुकाबले बिल्कुल आधे नंबर पे आ गई भाजपा। तो यहाँ पर जो सीट शेयर कम हुआ, और तो वहां पर ये लगता है कि एक अच्छा कमबैक हुआ है, और यहाँ पर एक नई उम्मीद की किरण आएगी, संगठन नई ऊर्जा आएगी, वो भी पूरे दमखम से निकलेंगे। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बूस्ट करने का काम तो किया है इस उपचुनाव के परिणाम ने बीजेपी को। और ये अच्छा जिक्र आपने किया कि महाराष्ट्र में अभी एक बड़ा मैंडेट मिल गया है बीजेपी को, लेकिन आगे वो क्या निर्णय लेती है ये बड़ा संदेश देगा जिस तरीके से देश में उनकी राजनीति है। ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया है।